एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी बच्चियों के लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उनके लिए कई तरह के सपने भी देखता है। पर जैसे ही दोनों बच्चियां जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, एक दिन ऐसा समय आता है जब दोनों की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है बसरेहर। बसरेहर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कैलाश मऊ और इसी कैलाश मऊ गांव का रहने वाला राम किशोर की पत्नी का नाम है जय देवी। राम किशोर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी की शादी कर चुका है। दूसरी बेटी का नाम है संध्या, जिसकी उम्र है 18 साल। तीसरा बेटा जितेंद्र और सबसे छोटी बेटी सालू, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। राम किशोर जो खेती किसानी का काम करता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। संध्या जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। संध्या अपने ही इलाके से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करती है। दरअसल वो आगे भी पढ़ना चाहती है, लेकिन राम किशोर अपनी घर की हालत को देखते हुए संध्या की पढ़ाई छुड़वा देता है। उसके बाद से संध्या अपने घर में ही माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 15 अप्रैल की शाम के करीब 7 बजे के आसपास। संध्या अपनी माँ से कहती है कि मैं सालू के साथ में खेतों पे जा रही हूँ। लेकिन 2 घंटे बाद भी संध्या जब अपनी बहन के साथ घर वापस नहीं आती है, जितेंद्र अपनी दोनों बहनों के बारे में अपनी माँ से पूछताछ करता है। तो जितेंद्र की माँ कहती है कि वो दोनों खेतों पे गई है। हो सकता है कि वहीं से पड़ोस के ज्ञान सिंह के घर तिलक समारोह में चली गई होगी। जब तिलक समारोह में जाने की बात कहती है, जितेंद्र अपने बहनों के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है, बल्कि खुद भी खाना खा करके सो जाता है। इधर अगली सुबह ही जितेंद्र के गाँव के रहने वाले 2 लड़के हैं, जिनमें से एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है कमल। दरअसल राजू और कमल जो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, हर सुबह अपने गांव में ही दौड़ लगाते थे। अगली सुबह 5 बजे के आसपास राजू और कमल हर रोज़ की तरह दौड़ लगाते हुए अपने गांव से बाहर खेतों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में 2 लड़कियों का डेड बॉडी पड़ा है। जब पास से जाकर के देखते हैं, डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। दरअसल मरने वाली लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि संध्या और उसकी बहन सालू ही थी। राजू और कमल जैसी इस तरह की नज़ारा देखते हैं, वहां से भागते दौड़ते गांव में आते हैं और आकर के इस बात की जानकारी राम किशोर के परिवार वालों को देते हैं। राम किशोर के परिवार को जैसे ही मालूम चलता है, अपने पूरे परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जब अपनी बच्चियों को इस हालत में देखते हैं, सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। तभी गाँव का व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि संध्या और सालू के शरीर पे 2-2 गोलियां मारी गई है। दरअसल दोनों के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिसे देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद दोनों के साथ में जोर जबरदस्ती भी किया गया होगा। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पे पुलिस को कुछ शराब की बोतलें, एक तमंचा, एक टॉर्च भी मिलती है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में राम किशोर से पूछताछ करती है तो राम किशोर पुलिस वालों से कहता है कि कल शाम को साहब मेरी दोनों बच्चियां बगल के ही ज्ञान सिंह के घर तिलक समारोह में गई थी। मैं खेतों की रखवाली करने के लिए अपने खेतों पे चला गया था। राम किशोर जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस फिर से राम किशोर से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, या फिर तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है। इस पर राम किशोर पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा किसी के साथ में कोई झगड़ा तकरार भी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि राम किशोर पुलिस को कुछ और बता पाता, उसका बेटा जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, एक लड़का है जिसका नाम है विनीत कुमार, जो बगल के ही नगरा गाँव का रहने वाला है। दरअसल विनीत पिछले कई महीनों से मेरी बड़ी बहन संध्या को परेशान कर रहा था। जितेंद्र जैसी ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर जितेंद्र के तहरीर पर धारा 302 के तहत विनीत के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर पुलिस अब दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए विनीत के घर पर जाती है। तो मालूम चलता है कि विनीत अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है।
पुलिस जब विनीत के नंबर पर फ़ोन करती है, रिंग तो जारी है, पर बावजूद इसके विनीत फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं विनीत के ऊपर ही शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब विनीत के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर विनीत ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल यह आनंद कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस अपने टीम के साथ जितेंद्र के गांव में जाती है और वहां से आनंद को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर आनंद से संध्या और सालू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दोनों की हत्या का मुख्य आरोपी विनीत ही है। आनंद जैसे ही विनीत का नाम लेता है, पुलिस अब आनंद से कहती है कि विनीत के नंबर पर फ़ोन करो और उसे अपने पास बुलाओ। आनंद जब विनीत के नंबर पर फ़ोन करता है, विनीत फ़ोन उठाता है और आनंद से कहता है कि मैं इटावा में हूँ, देर रात तक घर वापस आ जाऊँगा। लेकिन इससे पहले कि विनीत देर रात तक अपने घर पर पहुँचता, रास्ते से ही पुलिस विनीत को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब विनीत से दोनों बहनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, विनीत भी बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन विनीत जब संध्या और सालू की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 महीने पहले। विनीत जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है, उसके पिता अपने गांव के बहुत बड़ा जमींदार है। विनीत के पिता के पास अच्छा खासा संपत्ति भी है। विनीत अपने माता पिता के इकलौता संतान है, इसलिए उसकी परवरिश भी काफ़ी लाड प्यार से होती है। इसी लाड प्यार की वजह से विनीत काफ़ी हद तक बिगड़ भी जाता है और कई सारे आवारा लड़कों के साथ में उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इन्हीं सारे दोस्तों में से उसका एक दोस्त है संध्या का भाई जितेंद्र। एक दिन विनीत जब जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है तो पहली बार उसकी बहन संध्या को देखता है। विनीत जब पहली बार संध्या को देखता है तो संध्या की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से अब विनीत संध्या के नज़दीक जाने के लिए अक्सर जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। जब भी उसके घर पे जाता है, संध्या के तरफ अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देख करके संध्या को भी समझने में देर नहीं लगता है कि विनीत उसे पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं संध्या को भी विनीत पसंद आ चुका था, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है और आखिरकार विनीत एक दिन अपनी दिल की बात संध्या से कह देता है। विनीत जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, संध्या भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से विनीत और संध्या के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से विनीत एक मोबाइल खरीदकर संध्या को दे देता है और फिर मोबाइल के जरिए ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बीच बीच में जब भी दोनों को मौका मिलता है, एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी संध्या के पिता को मालूम चल जाता है। संध्या के पिता को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, जिसकी वजह से संध्या का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके संध्या कैसे भी समय निकाल करके विनीत से अक्सर मुलाकात करते रहती है। एक दिन संध्या और विनीत जब खेत में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त जितेंद्र दोनों को देख लेता है। जितेंद्र जब ऐसी नज़ारा देखता है, वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन संध्या जब घर पे पहुँचती है, जितेंद्र अपनी बहन की बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसकी वजह से संध्या काफ़ी देर तक बैठकर रोती भी है। लेकिन जब अपने कमरे में बैठ करके रो रही थी, उसी वक्त संध्या के माँ कमरे में पहुँचती है और उसे बड़ी बेहतर तरीके से समझाती है। संध्या की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि किस लड़के के प्यार में पड़ गई हो। विनीत एक नंबर का आवारा लड़का है, कई सारे आवारा लड़कों के साथ में उसकी दोस्ती भी है। बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ, हम विनीत से भी अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करा देंगे। संध्या की माँ जब उसे इतने प्यार से समझाती है, संध्या को भी अपनी माँ की बातें कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। उसके बाद से संध्या अपनी माँ की बातों का अमल ही नहीं करती है, बल्कि विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है। संध्या जब विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है, इधर विनीत अब संध्या से बातचीत करने के लिए एकदम से परेशान हो उठता है। जैसे तैसे करके एक दिन उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। संध्या भी उसे साफ साफ जवाब दे देती है कि मुझे आज के बाद से तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उसके बाद से संध्या कभी भी विनीत से मुलाकात नहीं करती है।
इधर विनीत इस प्रकार से परेशान रहने लगता है कि अब विनीत को शक हो जाता है कि शायद संध्या का किसी और लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। दरअसल विनीत के और भी दो दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है रंजीत और दूसरे का नाम है अतिवीर। रंजीत और अतिवीर भी जितेंद्र के ही गांव के रहने वाले हैं। एक दिन विनीत जब अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठ करके खेतों में शराब पी रहा था, उसी वक्त संध्या भी खेतों में चली जाती है। विनीत जैसे ही संध्या को देखता है, जाकर आगे से रास्ता रोक लेता है और कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा किसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे ही किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चलने की बात कहता है, संध्या भी गुस्से में जवाब देती है कि हाँ, मेरा किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। संध्या जैसे ही गुस्से में जवाब देती है, उसके बाद से विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर के संध्या के साथ में छेड़खानी करने लगता है। दरअसल ये चारों मिलकर संध्या के साथ में छेड़खानी ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जोर जबरदस्ती करना शुरू करते हैं, संध्या जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। बगल के खेत में जो महिलाएं काम कर रही थी, जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, सब के सब संध्या की तरफ दौड़ती है। इधर विनीत के दोस्त जब महिलाओं को अपने तरफ भागते दौड़ते देखते हैं, सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन संध्या जब घर पे आती, ये सारी बात अपने परिवार वालों से बता देती है। राम किशोर को जैसे ही मालूम चलता है, राम किशोर भी गुस्से में अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और विनीत और उसके तीनों दोस्तों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा देता है, जिसकी वजह से पुलिस इन चारों को पकड़कर जेल भेज देती है। चारों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही बेल पे रिहा हो जाते हैं। चारों जब जेल से छूट करके आते हैं, उसके बाद से संध्या भी अब डर करके अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। दरअसल उसके बाद से संध्या जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, अपने साथ छोटी बहन सालू को साथ ही लेकर के जाती है। इधर जब चारों जेल से छूट करके आते हैं, विनीत को कैसे भी मालूम चल जाता है कि संध्या का उसी के गांव के रहने वाला संजय कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। विनीत को जैसे ही मालूम चलता है कि संध्या ने उसे छोड़ करके संजय के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू कर ली है, विनीत इस बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 15 अप्रैल को शाम के वक्त विनीत अपने तीनों दोस्तों से मुलाकात करता है और फिर उन्हें संजय के बारे में बताता है। कहता है कि अगर संध्या मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं संध्या को इस दुनिया से ही हटाना चाहता हूँ। संध्या को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, विनीत के तीनों दोस्त भी संध्या से काफ़ी नफरत कर चुके थे, इसीलिए विनीत के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 अप्रैल को शाम के करीब 6 बजे के आसपास विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ खेत में बैठकर शराब पी रहा था, साथ में अपने एक तमंचा भी लेकर के आया था। विनीत अपने दोस्त आनंद से कहता है कि तुम संध्या के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। आनंद जब संध्या के नंबर पर फ़ोन करता है तो उसे झूठ बोलता है कि दरअसल विनीत तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। दरअसल तुमने जो हम लोगों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है, हम चाहते हैं कि वो मुकदमा वापस कर लो। हम सब के सब तुम्हारा पैर पकड़ करके माफ़ी मांगना चाहते हैं और वादा भी करते हैं कि आज के बाद से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जब मिलने के लिए बुलाता है, संध्या तैयार नहीं होती है, लेकिन आनंद जब संध्या के ऊपर दबाव डालने लगता है, आखिरकार संध्या विनीत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। करीब 7 बजे के आसपास संध्या जब अपने घर से निकलती है तो अपने साथ में छोटी बहन सालू को भी ले लेती है। जब अपनी बहन के साथ खेतों में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ मौजूद है। वहां पे जब पहुंचती है तो विनीत संध्या से ना तो माफ़ी मांगता है और ना ही किस मुकदमा वापस लेने की बात कहता है, बल्कि विनीत संध्या को धमकी देते हुए कहता है कि तुम संजय को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन संध्या विनीत की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उल्टे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुमसे इस कदर से नफरत हो चुकी है कि इस जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ। संध्या जैसे ही अपनी दिल की बात कहती है, सुन करके विनीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही अपने पास से उस हथियार को निकालता है और संध्या के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से संध्या की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर सालू जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, आनंद विनीत से कहता है कि अगर सालू यहाँ से भाग गई हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि सालू हम सबको देख चुकी है। आनंद जैसी इस तरह की बात कहता है, रंजीत सामने जाकर सालू का रास्ता रोक लेता है। आनंद काफ़ी तेज़ी से विनीत के हाथ से उस हथियार को ले लेता है और खुद ही सालू के ऊपर भी एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सालू की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है।
उसके बाद से सालू का मोबाइल स्विच ऑफ करके वहीं पे रख देते हैं। विनीत तमंचा भी वहीं पे छोड़ देता है और सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में विनोद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस विनीत के तहरीर पे उसके दोनों दोस्त रंजीत और अतिवीर इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जावेद आजमी। जावेद आजमी जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सूरज कुमार। सूरज कुमार जो भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जो अकबरपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं माजिद अंसारी। माजिद अंसारी जो सऊदी अरबिया में नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं देव कुमार शाह। देव कुमार शाह जो नेपाल के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।